थोड़ा सा आइडिया दिला दो भाईजान। क्वेश्चन नंबर 14 पर आगे थे। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैं एक बच्चे ने कल मेरे को एक ना कमेंट भी लिखा था। एक बच्चे ने मेरे को कल कमेंट भी लिखा था कि सर जितना बताते हो उतना तो कभी हमने ना देखा ना हमने कभी पढ़ा, ठीक है ना, और इतना आप डिटेल में बताते हो, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बगैर भी काम चल जाता है। एक लड़के ने लिखा था ऐसा, बच्चे ने ऐसे बोला था यार। चलो मेरे दोस्तों, कहानी को मैं आपको थोड़ा सा समझाना शुरू करता हूँ। ये जो लिखी हुई है ना मेरे बच्चों, ठीक है ना, ये जो बात लिखी हुई है, इस बात की वजह को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं एक सेंटेंस लिखने का काम करता हूँ, आई वांट टू बाई अ कार, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, आई वांट टू बाई अ कार, ठीक है। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को हम थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है, हम अगर सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं तो इस सेंटेंस के अंदर बहुत प्यार से लॉजिक समझ आता है, ठीक है ना। जस्ट मिनट प्लीज, जस्ट मिनट प्लीज बच्चों। तो बच्चों, ये हम लोग जानते ही हैं कि आई इस वांट के लिए डूअर है, आई इस बाई के लिए डूअर है, इस बाई का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ, अ कार। अच्छा, ये तो हम लोगों को समझ आ ही गया है, फाइन। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से हम समझने का काम करेंगे ना बच्चों, तो इस तरीके के लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक कहानी और जुड़ जाती है। आप थोड़ा सा मोहब्बत से इस चीज को समझने का काम करते हैं। अगर बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इसी सेंटेंस के अंदर इनफैक्ट इस वांट का पर्पस बताया गया है, ठीक है जी। आप क्या चाहते हो, आपने कहा गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी हमारे सामने जो लिखा हुआ ये इन्फिनिटिव है, ये फाइनाइट वर्ब का पर्पस बताने का काम करती है, ठीक है। आप अगर इसी चीज को चाहो तो आप एक फाइनाइट वर्ब से फाइनाइट वर्ब भी जनरेट कर सकते हो। और इस लिखी हुई बातचीत का इनफैक्ट मीनिंग क्या होता है, आई वांट, और उसके बाद आपने लिखने का काम किया दैट आई शुड बाई अ कार। बात समझ में आ गई, आई वांट दैट आई शुड बाई अ कार। तो आप चाहो तो इस बात को ऐसे भी लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं ये चीज आपको इसलिए बताने का काम कर रहा हूं कि कभी-कभी जो वॉइसेस का क्वेश्चन है ना बच्चों, आप लोगों के पेपर में जो वॉइसेस का क्वेश्चन दिया जाता है तो कभी-कभी टीचर की बुद्धि इतनी ज्यादा खराब होती है कि इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम पैसे बनाने की कोशिश करें, आई वांट अ कार, और आगे हम लिखने की कोशिश करते हैं टू बी बॉट, ये है एक्चुअल में तो पैसिव, लेकिन कभी-कभी इसका पैसिव बनाने के लिए इसके पैसिव को आपके सामने लिखा हुआ नजर आता है, आई वांट दैट अ कार शुड बी बॉट बाय मी। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन्फिनिटिव्स को अगर आप चाहें तो मॉडल एक्सिलरीज के साथ भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ हम चाहें तो किसी भी इन्फिनिटिव को बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस कहने की कोशिश करता हूं, ही डिसाइडेड टू ही डिसाइडेड टू जॉइन द आर्मी, ठीक है बच्चों। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस के इक्विवेलेंट क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डिसाइडेड दैट ही शुड जॉइन द आर्मी। बात समझ में आ गई बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। अब कई बार इस तरीके से हमारे सामने फ्रेगमेंट दे दी जाती है कि लिखा हुआ सेंटेंस ये है और जब आप इसका पैसे बनाने की कोशिश करोगे तो इसका पैसे इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है, इट वाज डिसाइडेड दैट, आगे लिखा हुआ द आर्मी शुड बी जॉइंड बाय हिम। बात समझ में आ रही है। कायदे से तो इसका पैसे हम लोगों को बनाना होगा उसी तरीके से कि हम इन्फिनिटिव को किस तरीके से चेंज करने का काम करें। बात समझ में आ गई, बातचीत क्लियर है, समझ आई बातचीत। तो हम अगर इस इन्फिनिटिव की बात करते हैं ना दोस्तों, तो इन्फिनिटिव की अगर हम बात करते हैं तो कभी-कभी इन्फिनिटिव को हम सब्जेक्ट के साथ मॉडल एक्सिलरी लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ भी लिखने का काम चाहें तो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये वाला स्ट्रक्चर तब वैलिड है जब किसी फाइनाइट वर्ब के पर्पस को जस्टिफाई करने का काम करता है इन्फिनिटिव, ठीक है बच्चों। ये वाला जो लॉजिक है किताबों में नहीं मिलता, ठीक है, टीचर्स दूर-दूर तक नहीं डिस्कस कर पाते। क्यों नहीं डिस्कस कर पाते? क्योंकि बच्चों के दिमाग में ना एक चीज रहती है, सर टू द पॉइंट बात बताओ ना, क्यों फालतू घुमा रहे हो। टू द पॉइंट जानना बहुत जरूरी होता है, मैं मानता हूं। टू द पॉइंट ही आप लोगों के पेपर में काम आता है, मैं ये भी जानता हूं। लेकिन जब मौका मिल रहा है जिंदगी जीने का, समझने का और इस इंग्लिश को बहुत अच्छे से जानने का, तो सीख लेने में क्या बुराई है, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप इस चीज को दिमाग में रखो ना रखो, आपकी मर्जी है। लेकिन गाड़ी कहां जाकर फंसती है, क्वेश्चन ये लिखा मिलेगा, इसका पैसे ये करेक्ट मिलेगा, दूर-दूर तक घोड़े नहीं दौड़ा सकते कि ये ऐसा कैसे हुआ। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो आप देखने की कोशिश करना, कई जगह पर इस तरह का क्वेश्चन लिखा मिलेगा और उसका पैसे इस कंस्ट्रक्शन में देकर आपको दिया जाता है। एक बार ध्यान से देखना, ठीक है ना। वो अलग बात है कभी किसी बच्चे ने ध्यान दिया नहीं, बच्चे को इतना कह दिया जाता है बेटा ऑप्शन गलत है, अब तो खैर तू लगा ले, इसको बाद में देखते हैं, और वो बात कभी आती नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको छोटी सी बात ये समझाई है कि किसी भी फाइनाइट वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब को आप चाहो तो मॉडल एक्सिलरी के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं। दोनों के मीनिंग में, कॉन्टेक्स्ट में कोई फर्क नहीं है। तो इसका पैसे होना ये चाहिए। कई बार आपको लिखे हुए ऑप्शंस में इसका पैसे इस शुड बी बॉट के साथ ढूंढने को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। एक्यूमेन में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के दे रखे हैं, आराम से देख लेना भाई, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई। प्रियांशु ने भाई एक बात लिखी है, पढ़कर सुनाता हूँ। आप जो करवा रहे हैं वो मैंने मेरे जयपुर के इंग्लिश टीचर को दिखाया और बोला मेंस के बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, तो सर उन्होंने मुझे बोला ऐसे अभी पॉसिबल है क्योंकि मेंस में टाइम है, कि ऐसे ये आए ऐसा नहीं पढ़ा पाएंगे। भाई मैं नहीं कह सकता कुछ भी, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता बेटा। कौन क्या कहता है, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी ये चीज कही थी बेटा, मैंने एक दिन पहले भी कही थी, मेरा किसी से कंपैरिजन मत करना, ठीक है ना जी। मेरा किसी से कंपैरिजन मत करना, उस कंपैरिजन में कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। मनीष आगे हम सोचेंगे इस चीज के बारे में, टेंशन ना लो बेटा, आगे हम सोचेंगे इस चीज के बारे में। तो इसी लिखे हुए सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई इंटेंड दैट आई शुड लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, ठीक है बच्चों। ये भी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। द पुलिस नीडेड हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी। बच्चों इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना। वेद बेटा पिछले ईयर के क्वेश्चंस देखोगे ना, ठीक है ना, पिछले ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिलेगा ऐसा एक आधा ऑप्शन के अंदर गेम कभी-कभी देखो। पेपर बनाने वाला कई लॉजिक्स जानता है, ये समझ कर चलना। पेपर बनाने वाला कई लॉजिक्स जानता है, पेपर वाले को ये भी पता है कि स्टूडेंट कितना खूबसूरती से रटते हैं, कितनी खूबसूरती से चीजों को रटाते हैं, ठीक है ना। द पुलिस नीडेड हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी, अगर नीडेड की हम बात करें तो लाइक्ड, वाज आफ्टर, उसके बाद वाज लुकिंग टू या नो इंप्रूवमेंट। चलो भाई, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से हम देखने का काम करें तो फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आपके
आपके सामने आ गया, ठीक है जी। अगर हम कहने की कोशिश करें तो लुक के साथ अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं अब, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, सर्च करना। अब सर्च करने का मतलब चीजों को सर्च करना। अब अगर इस लुक के साथ हम अब के बाद टू लिखने की कोशिश करते हैं तो ये होगा टू रिगार्ड। मैं बता चुका हूं, आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। टू प्रीपोजिशन की अगर बात हम करते हैं बच्चों, तो ये हमेशा बताने का काम करता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या कहना चाहोगे आप? डेस्टिनेशन का मतलब कहना चाहोगे जो आपकी मंजिल है उस तक पहुंचने की बात हम करना चाहें तो, ठीक है ना। अच्छा, डेस्टिनेशन के लिए भी नहीं, इसी को हम लोग रिसीवर के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना, जो एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, राखी गेव मी अ पेन। बेटा इस सेंटेंस का पैसिव बना सकते हो आप? चलो थोड़ी मेहनत करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। इस लिखे हुए सेंटेंस का जरा पैसिव बना सकते हो बेटा? आप अगर इसका पैसिव बनाओगे तो ये देखते ही समझ में आ गया, खेल डाई ट्रांजिटिव है, ठीक है ना जी। तो डाई ट्रांजिटिव में अगर मैं आई से बनाने की कोशिश करूं तो आई वाज गिवन अ पेन बाय राखी, खत्म होगी बात। इसी सेंटेंस को अगर इस ऑब्जेक्ट से हम बनाने की कोशिश करें तो आप लिखोगे अ पेन वाज गिवन मी बाय राखी। देखना मेरे भाई, मैंने दूसरा सेंटेंस ठीक लिख दिया। हाँ जी बच्चों, क्या मैंने ठीक लिख दिया? सत्यपाल जी आप मुझे बताएं, सत्यपाल बेटे आप मुझे बताएं, इस लिखे हुए सेंटेंस में आप कह रहे हो सर यहाँ इससे ठीक पहले टू आना चाहिए, बताओगे जरा क्यों आना चाहिए टू? इसमें टू क्यों आना चाहिए? अब इस टू के आने की वजह समझ में आ गई है, ये क्या है? रिसीवर। समझ में आ गई बात? इसे रिसीवर बनाने के लिए, इसे रिसीवर बनाने के लिए हमें यहाँ पर प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है टू। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई है तो लुक के साथ जब आप टू को जोड़ने की कोशिश करते हो तो इसके दो मीनिंग यहाँ से तैयार हो गए। लुक का मतलब हम सर्च से उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी। हम यहाँ क्या चीज उठा रहे हैं? लुक हम सर्च की सेंस में उठाने का काम कर रहे हैं। और टू की अगर हम बात करें तो ये डेस्टिनेशन हुआ कि आपकी सर्च कहाँ जाकर खत्म होगी। कोई भी पुलिस किसी भी इंसान को अगर सर्च कर रही है, किसी भी इंसान को अगर सर्च कर रही है किस चीज के लिए? रॉबरी के लिए, तो डेफिनेटली वर लुकिंग टू कहने के अलावा कोई ऑप्शन अपने पास बचता नहीं है। यहाँ पर हो गया हमारे पास सी फॉर चाइना। यहाँ तक की बात अपने पहले पढ़ी मेरे बच्चों, सी फॉर चाइना आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ, ठीक है ना। कितनी छोटी सी चीज है, हम लोगों ने भी वॉइसेस में इस बात को गहराई से नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है कि चीजों को खूबसूरती से समझाया जा सकता है जब आप पेशेंस से चीजों को समझने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। एक लाइन याद रखना हमेशा, जोहरी की गति जोहरी जाने, ठीक है ना। जोहरी की गति जोहरी जाने, ठीक है। कैसे हुआ इसका अर्थ कि एक हीरे की कदर एक जोहरी जानता है। जब मुझे हीरे मिलते हैं ना, आप लोग स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, जब आप लोग मुझे हीरे की तरह से मिलते हैं ना, तो आपकी वर्थ मैं समझता हूं, आपको ऐसा चमकाऊंगा कि जिस भी अंगूठी जिस भी हार में लगोगे हमेशा चमकते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। अब एक बार फिर से याद करो, नाउन के लिए दोस्तों हम लोगों ने, नाउन के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा काम किया था। बी ऑप्शन थोड़ा मैच हो रहा है बेटा, बिल्कुल गलत जा रहे हो। द पुलिस वाज आफ्टर हिम, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, आफ्टर का मतलब सीक्वेंस हुआ कि वो आगे भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है। लेकिन यहाँ रोबरी को जस्टिफाई थोड़ी कर रहा है। रोबरी को जस्टिफाई तब किया जा रहा है, रोबरी का एक्शन पहले हो चुका है, उसके बाद थोड़ी भाग रहे हैं, वो तो उसे सर्च कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट को सही ढंग से समझो बेटा। तो ये हो गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 की बात। आप लोगों ने मेरे साथ नाउन के बारे में पढ़ने का काम किया था, कुछ याद आ रहा है बच्चों? नाउन के बारे में पढ़ने का काम किया था और शायद आप लोगों को याद होगा कि रूम की हम बात करने की कोशिश करें तो ये एक एनक्लोज्ड स्पेस होता है। ये एक ऐसा स्पेस, स्पेस तो ओपन है, यूनिवर्स में पूरा स्पेस ही स्पेस है, लेकिन ये एनक्लोज्ड है। दैट कैन बी ऑक्यूपाइड, दैट कैन बी ऑक्यूपाइड। एक ऐसी स्थान, एक ऐसी जगह जिसको आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, जिस पर आप बैठ सकते हो, ठीक है जी, लेट सकते हो, प्यार कर सकते हो, मोहब्बत कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रूम का कॉन्टेक्स्ट है उसमें अपने आप में पहले से ही ठीक हो गई बातचीत, है ना। तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अब देयर इज नो मोर रूम, यहाँ पर अगर आप कहने का काम करते हो तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। 14 के लिए डी फॉर दिल्ली आप यूज करेंगे, ध्यान रखना, बात समझ गए भाई? डी फॉर दिल्ली कहना आपकी तरफ से सही होगा। पढ़ ले तो दांत दिखाती रहती है। क्वेश्चन 15 पर आओ मेरे बच्चों। इट इज इजी टू सी व्हाई सिटीज ग्रू ऑन द रिवर बैंक्स, ठीक है जी। अब एक बार बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखे सेंटेंस में क्या 15 में क्या इंप्रूवमेंट करेंगे हम? बेटा स्पेस वो होता है जिसकी लिमिट नहीं होती, जो चारों तरफ से खुला, यूनिवर्स में स्पेस। अभी मैंने बोला, आपने ध्यान से सुना नहीं। क्वेश्चन 15 पर दिमाग लगाओ बच्चों फटाफट से। इस सेंटेंस के अंदर जरा प्रीपोजिशन फिल करके दिखाओगे बच्चों? इस लिखे हुए सेंटेंस में, हाँ भाई, साहिल अमरिंद्र दोनों के आंसर्स गलत हैं। अनया अन्या अच्छी अन्या, आपका भी आंसर गलत, रोहित का भी आंसर गलत। और कौन आ गया ये? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र पाजी तेरा भी आंसर गलत है। आरसी, अच्छा तुम्हारा भी आंसर गलत है। वेद, शाबाश बेटे, वेद ने कहा यहाँ इन होना चाहिए, वाह बेटे वाह। कुछ प्रेपोजिशंस के डिस्कशन ले लेते हैं। पैरेलल टू समवन समथिंग, ठीक है जी। अगर हम कहें इसी चीज को अलोंग विद जुड़ते ही कंपनी की बात हो गई, तो ये हुआ इन द कंपनी ऑफ, किसी के साथ चलने की बात है। अगर मैं कहता हूं ही इज वॉकिंग अलोंग विद हिम, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इंसान साथ चल रहे हैं। पैरेलल चलने का मतलब क्या हुआ? पैरेलल चलने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, ये इंसान रोड के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। हिंदी में बोलना नहीं चाहता कि हिंदी निकालो ना भाई, कोई सेंस नहीं है हिंदी निकालने की। पैरेलल हो गया, ठीक है ना। अगर इस अलोंग को भी आप तोड़ने की कोशिश करते हो तो ए ऐसा प्रीफिक्स है, जब लोंग के साथ ये जुड़ा जाता है तो इस ए का मतलब, इसके साथ जुड़ने का मतलब समझ में आता है कि जो भी शब्द आगे लिखा है, इट रीच द स्टेट ऑफ, ये जिसके भी साथ जुड़ता है ये उसकी अवस्था बताने का काम करता है। लोंग इस तरह का डायमेंशन हुआ, ए जुड़ते ही इसका मतलब क्या, इसके साथ एक और चीज आ गई, बात समझ में आ रही है? जैसे हमने एक शब्द लिखा स्लीप, स्लीप एक प्रोसेस है सोने का, जैसे ही ए जोड़ दिया तो इसका मतलब कोई इंसान उस अवस्था में पहुंच गया जहां पर स्लीप होने का काम पूरा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बातचीत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। तो अगर हम देखते हैं ही वाज वॉकिंग, अब आप अगर यहाँ कहते हैं ऑन, ऑन हम तब यूज करते हैं जब कांटेक्ट ऑफ सरफेस हो। तो अगर मान लो हमारे सामने एक रोड है, तो इसका मतलब कोई इंसान अगर इस तरीके से कांटेक्ट ऑफ सरफेस अगर करके चल रहा है, तो इसका मतलब पीछे से चाहे कोई ट्रक है चाहे कोई गाड़ी है, ऊपर से चली गई, कहानी खत्म हो गई। ये तो बदतमीजी है सर, ये चलने की सेंस नहीं है ना। इस इंसान को चलने के लिए क्या होगा, इस रोड के पैरेलल चलना होगा, इसी वजह से क्या कहना सेंसिबल हुआ, ठीक है। अब वेद नाम का लड़का कहता है सर यहाँ इन लगा दो, अब ये है कलाकार, अब ये पता नहीं इसने इन कहां से पैदा किया, बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, क्लियर है भाई? तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लॉजिक्स आराम से समझ आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, इट इज इजी टू सी व्हाई सिटीज ग्रो ऑन द रिवर बैंक। सर ऑन का मतलब कांटेक्ट ऑफ सरफेस, ये तो नॉनसेंस हो गया। ये आपका रिवर बैंक है, इधर आपकी रिवर है भाई साहब, ठीक है जी। और इधर आपका पूरा का पूरा टाउन बस रहा है, ठीक है ना जी। आप जानते हैं टाउन जो भी है ये बस रहा है, ये पैरेलल है, यानी कि यहाँ आपका बीच बन जाता है जहाँ आप अपनी मेहरारू के साथ घूम सकते हैं।
तो अलोंग वाले ऑप्शन को देख लो भाई, वही आपकी तरफ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अलोंग वाला ऑप्शन आपकी तरफ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो अलोंग वाला ऑप्शन ये कि आप लोगों की तरफ से ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 16 पर आए, द ओनली वे टू सोल्व द रेशियल प्रॉब्लम इज बाय एजुकेशन। क्या कहोगे बताओ जरा। अच्छा गिरीश बेटा 16 के लिए आंसर बता दो। हम्म, हाँ जी, इसमें भी कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा एक एक करने की कोशिश करते हैं तैयार। बिकॉज के साथ अगर ऑफ हम बताने की कोशिश करते हैं, ये रीजन है, ठीक है ना। लेकिन लोगों को रेशियल प्रॉब्लम से मुक्त करने का रीजन नहीं बताया है। ऑप्शन बाहर हुआ, इसने कहा है ऑन अकाउंट ऑफ। आप लोगों ने मेरे साथ नाउन पर जो डिस्कशन देखा है उसमें देख लेना, ऑन अकाउंट ऑफ के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात मैंने कही है। और किसी मेंस के बैच से ही किसी बच्चे ने पूछा था कि अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इनके क्या फर्क है, शायद आप उसे देख लेना, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है ना। ठीक है, मतलब कोई चीज रिलायबल सेंस की, तो ये भी अपने आप में आनी है, तो ज्यादा इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक्स टू कहना तो पूरी तरीके से बदतमीजी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आई लिखा है ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच। इसे थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझने का काम करना। देखो भाई मैं फिर से पूछना चाहूंगा, इन्फिनिटिव की अगर हम बात करते हैं, इन्फिनिटिव की अगर हम बात करते हैं तो एक्शन होना अभी बाकी है। इन्फिनिटिव को कॉन्टिन्यूस अगर बनाने का काम करें तो एक्शन चल रहा है। अगर इन्फिनिटिव को हम परफेक्ट बनाने का काम करें तो एक्शन कंप्लीट है, हाँ या ना, यानी कि जो काम हो चुका। अब कोई इंसान प्रेजेंट में तो हमें दिखाई दे रहा है कि इंसान गरीब है, लेकिन उसके रहने या बोलने या फिर उसके पहनावे के ढंग से लगता है कि वो इंसान पहले अमीर रहा। तो ये बातचीत पास्ट को लेकर ही तो लेकर आ रही है, ठीक है ना। तो क्या होना सेंसिबल है, टू हैव बीन रिच। 17 के लिए सी फॉर चाइना आपकी तरफ से करेक्ट होगा। बात आ गई समझ में। तो इस 17 के लिए क्या होना ज्यादा बेहतर है, टू हैव बीन रिच। मैंने आपको इन्फिनिटिव्स के तीनों मीनिंग समझाए थे, शायद आप लोगों ने पढ़े हैं मेरे साथ। इन्फिनिटिव्स का मीनिंग क्या है, इन्फिनिटिव्स किस तरीके से टेंस के बेसिस पर काम करते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ। इन्फिनिटिव्स का मीनिंग पढ़ा है आप लोगों ने मेरे साथ, टेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या काम करता है। हेलो एवरीवन। इन्फिनिटिव्स के टेंस का बिहेवियर मैंने बताया था आप लोगों को, हाँ या ना में आंसर दो ना यार, तुम सारा नशा तो नहीं करके बैठे हो, चुप बैठे हो यार। वॉइसेस में कराया था, कुछ यस कह रहे हैं कुछ नो कह रहे हैं। अरे मैंने कराया होगा, 100% कराया होगा यार, 100% कराया होगा, हो ही नहीं सकता, वॉइसेस में 100% कराया होगा। ये बता रहा है हर्षित, वॉइसेस में कराया था। ये जितने भी नो कह रहे हैं ये लोग अपने नोट्स देखते नहीं है, इसका मतलब वॉइसेस वाले सेक्शन में देखना, इन्फिनिटिव्स का टेंस के अकॉर्डिंग बिहेवियर कराया गया है, ठीक है ना भाई। सेंटेंस लिखूंगा तब दिमाग में घुसेगा कुछ। ये सारा सेंटेंस आपका एज इट इज। इन तीनों का फर्क नहीं बताया आप लोगों को मैंने, करवाया है ना। इन तीनों का फर्क नहीं बताया, फिर मैंने इनके पैसे बनाने भी आप लोगों को सिखाया है। तो इन तीनों को जब मैंने आपको बताया तो इसका मतलब ये समझाया था कि ये एक्शन अभी हुआ नहीं है, होना भी बाकी है। अब इसका मीनिंग चाहे तो प्रेजेंट में निकल सकता है, चाहे फ्यूचर में निकल सकता है। टू बी राइटिंग का मतलब आपके सामने ही जब एक्शन हो रहा है तो इसका अर्थ प्रेजेंट में हुआ। टू हैव रिटन का मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि एक इंसान ने ये काम कर लिया है, और परफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को हम पास्ट के साथ ही जोड़ने का काम करते हैं। अब कोई इंसान इस समय पुअर है, आगे लिखा है बट, और जैसे ही बट हमने लिखा तो इस समय वो इंसान पुअर है, तो लगता है कि पहले वो अमीर था, तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन बट बताने का काम करेगा। तो यहाँ पर तो उसकी प्रेजेंट की स्थिति नजर आ रही है, आने वाली बातचीत में पास्ट के साथ ही तो कॉन्ट्रडिक्शन बनाओगे। अब एक नालायक ये लिख रहा है, एक नालायक ये लिख रहा है कि सर ढोंग भी तो कर सकता है, इस बट को तो कंसीडर कर ले, ढोंग तो बाद में समझ में आएगा, ठीक है ना भाई। याद आ गया, तो यहाँ पर टू हैव बीन रिच कहना सेंसिबल होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। हाँ जी सर समझ आ गया, तुझे नशा हो रहता है सारे टाइम, पढ़ लिया कर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पर क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ। द सस्पेक्टेड कपल, मेरी कमर में दर्द है कई दिनों से यार। द सस्पेक्टेड कपल वाज टेकन अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट थ्रू अ साइड एंट्रेंस। उसके बाद आगे लिखने का काम किया है, टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन। अब इस लिखे हुए सेंटेंस पर अगर हम काम करने की कोशिश करते हैं तो टेक अवे, आप लोगों को टेक अवे फ्रेजल वर्ब का जब सेशन हम लोगों ने चलाया था उस समय टेक अवे का मीनिंग बताया था। अब बताना जरा मुझे, गलत जा रहे हो बेटा। मैंने आपसे पूछा टेक अवे का मीनिंग बताया था आप लोगों को जब फ्रेजल वर्ब्स की हमने बात की थी। मुकुल ने बिल्कुल सही बताया है, टेक अवे का मतलब क्या हुआ, टू टेक मील एट होम, ठीक है ना जी। टेक अवे का मतलब अपना खाना लेकर चले जाना, याद आ गया जी, किसी चीज को साथ लेकर चले जाना, चाहे खाने को चाहे किसी भी चीज को। अब टेक अवे का जो मीनिंग निकलता है उसे हम कहते हैं विस्क, ठीक है ना। टेक अवे का मतलब होता है विस्क, समझ में आ गया। आप अगर किसी इंसान को घर से भगा के ले जाना चाहते हो तो इसे हम कहते हैं इलोप, ठीक है ना। कि ये रहा आपका एक लड़का, ठीक है, ये रही एक लड़की, ठीक है, ये इसके बाल ऊपर है खुशी की वजह से, ये इसके मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, इस बदतमीजी को कहते हैं इलोप, ठीक है भाई। मतलब मजाक की बात है, समझ में आ गई बातचीत भाई। तो यहाँ पर विस्क आपकी तरफ से करेक्ट होगा, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर, अगली चीज को लेकर चलते हैं बेटा, यहाँ पर भगाने की बात है। क्वेश्चन 19 पर आओ बच्चों, दिमाग लगाओ फटाफट से। क्वेश्चन 19 पर आ जाओ, ठीक है भाई। शी लेफ्ट द रूम फीलिंग कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट काफी प्यारा शब्द है, आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिल जाता है, तो तूफान की तरीके से आंसर बताते हैं फटाफट से। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है। शी लेफ्ट द रूम फीलिंग कॉन्ट्राइट, सॉरी फॉर व्हाट शी हैड डन, रेदर इल, एक्सट्रीमली इरिटेटेड, नो इंप्रूवमेंट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप करना, किसी भी चीज को लेकर दुखी महसूस करना, दुखी मन, ठीक है। कॉन्ट्राइट का मतलब बता रहा है आप लोगों को एक ही ऑप्शन, ठीक है। रिपेंटेंस भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब अगर बेटा इसको आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों का पास्ट स्पेसिफिक और पास्ट ऑफ पास्ट दोनों चीजें दी गई हैं, ठीक है ना। आप अगर इनको ध्यान से देखोगे तो उस इंसान का रूम से निकल जाना ये पास्ट का एक स्पेसिफिक एक्शन है, और उससे पहले क्या हुआ, उसने कोई गलत काम किया, ठीक है ना। आप भी करते रहते हो कुछ ना कुछ काम जिंदगी में। क्वेश्चन 20 पर आओ। आप में से कई शिकारी तो ऐसे भी होंगे ना, इस लॉकडाउन की स्थिति में भी पहुंच जाते होंगे, हैं ओ मेरी महबूबा, है भाई। किसी के घर के जाके बाहर खड़े होकर कह भी देते हो कि अरे ओ मीना आ गया तेरा दीवाना। 20 के लिए काम करते हैं द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। ट्रांसपोर्ट शब्द मुझे प्यारा लगता है, ट्रांसपोर्ट,
पोर्ट का मतलब होता है प्लेस, ट्रांस का मतलब होता है चेंज या फिर अक्रॉस। अब समझ में आ गई, जब किसी भी प्लेस को चेंज करते हैं किसी दूसरी जगह पर, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब जैसे वो आप लोगों ने इसी पोर्ट से बना हुआ देखा है एक शब्द पोर्टा कैबिन, आपने इसी से जुड़ा हुआ शब्द देखा पोर्टेबल, यानी कि जिसे प्लेस किया जा सके, ठीक है जी। पड़ोस में कल एक आशिक पकड़ लिया लड़की के पापा ने कहा उसका तो बढ़ता बना दिया होगा, है ना। 20th के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन 20th पर काम कर लेते हैं भाई। 20th कहता है द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर। आस्क फॉर का मीनिंग पहले से पता है आप लोगों को, फ्रेजल वर्ब सेशन में कराया गया है। आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, ठीक है। आस्क फॉर का मतलब होगा टू डिमांड, ठीक है जी। 21 पर आओ। ऑब्वियसली ही इजंट कट अप टू बी अ गुड टीचर। कट अप का मतलब क्या होता है? कट अप का मतलब होता है टू बी नॉइजी, शोर शराबा करने की बात करना। लेकिन यहाँ टीचर होने से शोर शराबे का क्या मतलब हुआ, है ना जी। तो कट आउट यहाँ पर ज्यादा सेंसिबल है। कट आउट का मतलब क्या होता है? कट आउट का मतलब होता है प्रिपेयर्ड। वो इंसान टीचर बनने के लायक नहीं है, जो भी उस बात को आप कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन 22 पर दिमाग लगाओ फटाफट से, ये प्यारा सवाल है 22 पर। तो क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। पावर गॉट्स विद मनी इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। क्रेव की अगर हम बात करते हैं तो क्रेव का मतलब होता है लॉन्जिंग, लॉगिंग नहीं बेटा, लॉन्जिंग, LONG, ठीक है ना। 22 के लिए क्या कहा आप लोगों ने भाईजान? जी सरकार, नवीन साहब, बिल्कुल ठीक कहा। 22 के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। 22 के लिए किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। इस लॉन्च का मतलब होता है डिजायर, टू डिजायर किसी चीज के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 23 पर आए। द ब्राउन शर्ट वांट्स वॉशिंग। ये बहुत प्यारा सवाल हो सकता है, ये बहुत प्यारा सवाल हो सकता है, ये बहुत प्यारा सवाल हो सकता है आपको उलझाने के लिए। द ब्राउन शर्ट वांट्स वॉशिंग। विश हम उसके लिए यूज करते हैं जो हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन डिजायर वो इच्छा होती है जिसे आप पूरी करके मानोगे। क्रेव का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर, बहुत ज्यादा आप जिसके बिना रह नहीं सकते। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपका मन कर रहा होगा आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम खानी है, गोलगप्पे खाने हैं तो खाने हैं। कुछ लोग होते हैं शिकारी की भाई साहब पीनी है तो पीनी है, उसे हम कहते हैं क्रेव, एक्सेसिव डिजायर, एक ऐसी डिजायर जो लिमिट से परे हो जाए। क्वेश्चन 23 का रीजन बताने की कोशिश करो। लव यू मेरे भाई, लव यू, भगवान तुझे बहुत प्यार दे। ये RA किसका नाम है बेटा? अपना पूरा नाम बताना। RA जिसने लिखा हुआ है, आपको मैं कुछ अच्छे शब्द देना चाहूंगा। मैंने आपसे पूछा इसका रीजन क्या है, आप रीजन बता नहीं रहे हो, तमाशा कर रहे हो बिना बात का। रामनंदन आपका नाम है, इतना प्यारा नाम है, आपके नाम में राम भी है और आनंद भी है और नंदन भी है, भगवान कृष्ण का नाम भी है, और नाम लिखा आपने RA। शर्ट डूअर नहीं है, ये नॉन लिविंग डूअर है। डूअर अगर लिविंग होता तो वांट कहना सेंसिबल होता, आया ना। लेकिन यहाँ नॉन लिविंग डूअर वांट का तो सेंस नहीं कर सकता तैयार, आया ना। वांट का सेंस तो तैयार नहीं कर सकता, समझ में आ गई। और आगे अगर आप देखोगे इन द नीड ऑफ, तो नीड और वांट में कोई फर्क नहीं, मैं पहले बता चुका हूं। लैक, नीड, वांट तीनों एक ही सेंस काम करते हैं, लेकिन ये तीनों लिविंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ ज्यादा बेहतर क्या होगा, रिक्वायर्स शब्द का अगर आप यूज करते हैं तो, ठीक है ना जी। रिक्वायर का मतलब होता है किसी कमी को पूरा करना, रिक्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी को पूरा करना, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और दूर ले चलता हूँ, इसका मीनिंग मुझे ढूंढ के बता देना जब आपको फुर्सत मिले, फिर इसके साथ RE जुड़ा हुआ अपने आप आपको पल्ले बता देगा क्या इसका अर्थ निकलता है। क्वेश्चन 24 पर आ जाओ भाई साहब। क्वेश्चन 24 पर आ जाओ, लिखा है यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड बाय वर्ड, ठीक है जी। वर्ड बाय वर्ड की बात हम नहीं करेंगे, बिल्कुल मिलूंगा नहीं, जॉब लगने के बाद या जॉब लगने से पहले मिलो यार, क्या बात कर दी, ठीक है ना। वर्ड बाय वर्ड नहीं यूज होता बेटा, वर्ड फॉर वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। शब्द के स्थान पर शब्द को रखा जाता है। यहाँ फॉर जो यूज होता है इसका मतलब है इन प्लेस ऑफ। मैंने आपको फॉर के कई सारे यूसेज बताए थे, ठीक है ना। वर्ड बाय वर्ड का मतलब तो ये डूअर थोड़ी बनाना है, यहाँ डूअर नहीं सेंस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर प्लेस की जगह पर एक वर्ड की जगह दूसरा प्लेस, तो वर्ड फॉर वर्ड आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है ना। फोर प्रीपोजिशन पढ़ी थी उसमें ये चीज लिखाई गई आप लोगों को, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, बाल को लिखा हुआ है क्वेश्चन 24 के लिए ए फॉर एप्पल करेक्ट हुआ। 25 पर आ जाओ। द वीक मैन इज अ स्लेव टू हिज सेंसुअस प्लेजर्स। सारे शब्द बड़े खतरनाक हैं, अब मुझे इस सारे के सारे शब्दों पर आप लोगों से जानकारी चाहिए, ये सारे के सारे शब्दों की जानकारी आप लोगों से चाहिए। सेंसरी शब्द को अगर हम कहें तो सेंसरी शब्द का मतलब होता है रिलेटेड टू सेंसेस। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, है ना। देखने की एक सेंस है, सूंघने की एक सेंस है, सुनने की एक सेंस है, टच की एक सेंस है। ये सेंस से संबंधित है नहीं सर, सेंस से संबंधित यहाँ मीनिंग नहीं तैयार कर रहा है। ऑप्शन आगे लिखा है सेंसुअल। सेंसुअल की अगर हम बात करते हैं तो सेंसुअल शब्द थोड़ा खतरनाक हो सकता है, बेसिकली ये सेक्सुअल प्लेजर को जनरेट करता है। बात समझ में आ रही है। सेंसुअल, जैसे आप लोग देखते हो अपनी फेवरेट कुछ आप लोगों की वीडियोस होती है, जब आप उनको देखते हो तो आपके दिल में कुछ कुछ होता है ना। कुछ लोग अपना काबू खो देते हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो कई क्रांतिकारी अभी समझाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना आप लोगों को। छोड़ो, तो सेंसुअल का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, और सेकेंडरी का मतलब जो प्राइमरी का ऑपोजिट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेंसुअस प्लेजर्स है ये अपने आप में जो मीनिंग बनाता है, इसका मतलब क्या समझ में आया। सेंसुअल का मतलब होता है वही फिजिकल सेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो अब मुझे समझना होगा कि इसमें क्या कहना सेंसिबल होगा। 25 के लिए सेंसुअस कहना ठीक होगा या नहीं।
हाँ, तो सेंसुअल प्लेजर ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज एज अ रिपोर्टर। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना। ठीक है, विश्वास इसका मतलब होता है वेश बदलना। ठीक है ना। अब अगर हम कहने की कोशिश करते हैं 26 से टू गेट इनटू द बिल्डिंग, ऑप्शंस देखो, डिस्गाइज टू बी एक ऑप्शन, डिस्गाइज एज वन, डिस्गाइज माई सेल्फ, तो क्या कहना सेंसिबल होगा 26 के लिए? हम्म? तो डिस्गाइज के साथ आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो डिस्गाइज माई सेल्फ। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। 27 he denied that he had not forged my signature। फोर्ज हम कहने की कोशिश करते हैं, तो फोर्ज का मतलब ही होता है कागजी हेराफेरी करना। फोर्ज का मतलब ही होता है कागजी हेराफेरी करना। फोर्ज का मतलब एक तो होता है डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी करना, और एक फोर्ज का मतलब होता है कॉइन करना। ठीक है ना, यानी कि किसी भी धातु को रूप देना। ठीक है ना, किसी भी धातु को रूप देना, उसी चीज को हम कॉइन भी कहते हैं। ठीक है ना, कॉइन कहाँ बनता है? मिंट में बनता है, आप जानते हैं। टकसाल इसे हिंदी में कहते हैं। इकोनॉमी वाले टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, बताया होगा टकसाल क्या है, याद आ गया भाई? तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं सेंटेंस की बात, ही डिनाइड दैट, डिनाई का मतलब कल बताया था आप लोगों को, आरोप को मना करना, दैट ही हैड नॉट फोर्ज्ड माय सिग्नेचर। तो यहाँ पर नेगेटिव बनाने का क्या सेंस हुआ भाई? 27 के लिए नेगेटिव नहीं, नेगेटिव डिनाई है तो ही हैड फोर्ज्ड माय सिग्नेचर। तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग के बेसिस पर सोल्व कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, एक बात मुझे बताओ बेटा, डिड नॉट फोर्स पर नोट की वजह से पहले हट गया तो दिमाग नहीं खराब करेंगे। क्वेश्चन 28 पर आओ। इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वॉन द मैच। कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश 28 में? हाँ जी, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। कल ही बात की थी हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट की कंडीशन और रिजल्ट पर। क्वेश्चन 29 पर देखते हैं, सिंस द रिकॉर्ड्स आर मिसिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ पेइंग मोर देन वन कंपनसेशन फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड कैन नॉट बी रूल्ड असाइड। अब रूल्ड असाइड से क्या ये बात अपनी जगह सही है? जब रिकॉर्ड है ही नहीं, जब रिकॉर्ड है ही नहीं, तो किसी भी एक ही जमीन के लिए जो कंपनसेशन मिलनी है उसके नियम को लिस्ट आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना जी, उसके नियम को लिस्ट आउट नहीं किया जा सकता। तो जब लिस्ट आउट नहीं किया जा सकता तो रूल आउट कहना सेंसिबल है। रूल आउट का मतलब होता है जब किसी चीज को नियमबद्ध बनाने की कोशिश करें। ठीक है ना, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऐसा बनाना मुश्किल नहीं है, तो रूल आउट आपकी तरफ से बेहतर आंसर बनाता है। ये बेहतर आंसर बनाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ जाओ, लिखा है कैलस सिस्टम। कैलस का मतलब क्या होता है? कैलस का मतलब क्या होता है? इसे तो वैसे भी बोलोगे तब भी याद हो जाएगा, कलेश, घर में कलेश होता है, झगड़ा होता है। कैलस का मतलब होता है हार्ड, क्रूअल, रूथलेस, निर्दयी। ठीक है, A careless system generates nothing but a misanthrope। एक क्रूर इंसान से कुछ नहीं निकलता, सिर्फ निकलता है क्या? एक मिजंथ्रोप। अब मिजंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मिजन का मतलब क्या हुआ? हेटर। मिजन का मतलब हो गया हेटर, और थ्रोप का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, विलेज, तो जो लोगों से नफरत करता है। ठीक है भाई, तो क्या कहने की कोशिश करोगे? डेवलप्स, प्रोड्यूसेस, इंड्यूसेस। आंसर बताओ फटाफट से। बताओ क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर। प्रोड्यूसेस, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा भाई, प्रोड्यूसेस। आगे लेकर चलने का काम करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाओ। हु सेड, ये प्यारा सवाल आ गया भाई, क्वेश्चन वर्ड का लॉजिक आ गया आप लोगों के सामने। बेटा डिक्शनरी खरीदो सलोनी, तुम्हें मैंने 3 बार बता लिया है। ठीक है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 31 पर दिमाग लगा लो बच्चों। हु यू सेड वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। क्वेश्चन 32 पर आ जाओ, 31 पर आ जाओ बेटा। डेवलप नहीं होगा बेटा, डेवलप का मतलब विकसित होता है। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर बताओ रीजन के साथ। क्वेश्चन वर्ड के लॉजिक से सोल्व कर दिया भाई आप लोगों ने। ठीक है बेटा, 31 के अंदर अगर इंप्रूवमेंट की हम बात करेंगे,
याद आ गया बेटा क्वेश्चन वर्ड का लॉजिक? तो आपकी तरफ से यहाँ सी फॉर चाइना बेहतर आंसर हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, 31 के लिए। फाइन, 32 पर आ जाओ। ही इज नॉट ओनली नोन फॉर हिज वेल्थ बट आल्सो फॉर हिज लर्निंग। पेयर कंजंक्शन जैसी बात की थी हम लोगों ने, कुछ याद है बेटा? पेयर कंजंक्शन में हम आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच को रखने की कोशिश करते हैं। आप अगर इधर लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखोगे, बट आल्सो के बाद ये फॉर के साथ जो भी लिखा हुआ है, ये या तो एडवर्ब है एडजेक्टिव है, तो नॉट ओनली के साथ भी जो आप लोग बनाने की कोशिश करोगे, फॉर के साथ लिखा हुआ है एडवर्ब या एडजेक्टिव लिखोगे, तो इसकी अरेंजमेंट कहां होनी चाहिए? नोन के बाद। ठीक है बच्चों, इसकी अरेंजमेंट कहां होनी चाहिए? नॉट ओनली के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन 33 पर आ जाओ। अच्छा, अब एक बार मेरे को ये बता दो बेटा फटाफट से, क्या इस लिखे सेंटेंस में ओविंग टू का, क्या इस लिखे सेंटेंस में ओविंग टू का यूज करेक्ट है? इस लिखे सेंटेंस में बताना जरा, ओविंग टू का यूज ठीक है? 33 का ये ओविंग टू और ड्यू टू का फर्क बताया था, हाँ या ना? ओविंग टू और ड्यू टू का फर्क बता दिया था या नहीं? ओविंग टू और ड्यू टू का फर्क बताया था या नहीं? मैं पूछ क्या रहा हूँ, बताइए आंसर क्या दे रहे हैं? अभी बताता हूँ बेटा, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझ लेना। वैसे मैं बता चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। ओविंग टू की बात करो चाहे ड्यू टू की बात करो, ये दोनों के दोनों एक ही बात करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑफ, यानी कि कुल मिलाकर ये दोनों के दोनों एक ही काम करते हैं जब रीजन बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी, ये जब दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं, रीजन बताने का काम करते हैं। ठीक है, रुपेश कहते हैं इज यूज इन द मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आप मेरे सामने होते ना तो मैं आपको इतना प्यार से मुक्का मारता, कई दिनों के बाद होश में आते हैं। ऐसा कौन बेवकूफ इंसान जो कहता है ये बीच में आते हैं, ये बाद में आते हैं? ग्रामर यहाँ से कहाँ से शुरू होगी भाई? ये बीच में आते हैं, बाद में आते हैं? किसने ग्रामर बनाई भाई ऐसे, ये बीच में आते हैं, बाद में आते हैं? हम लोग एक चीज जानते हैं कि इसके साथ अगर प्रेपोजिशन जुड़ी हुई है, तो प्रेपोजिशन जुड़ने के लिए बात कर रहे हैं, तो दोस्तों प्रेपोजिशन हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ते हैं भाई, हाँ या ना? प्रेपोजिशन हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल आराम से बताऊंगा, तकाजा नहीं है किसी भी चीज का। और बेटा समझने का काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं हमारे सामने प्रेपोजिशन की तरीके से, इसी की वजह से हम लोगों ने ओविंग टू के साथ भी नाउन या प्रोनाउन का यूज करना हुआ। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ड्यू टू के साथ भी हम लोग नाउन या प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। ठीक, और एक चीज हम जानते हैं कि जब भी प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने की कोशिश करते हैं, या तो एडजेक्टिव बनता है, वो एडवर्ब बनता है, या तो वो एडजेक्टिव बनता है या वो एडवर्ब बनता है। तो ओविंग टू के साथ जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है वो एडवर्ब बनता है। ठीक है, अब एडवर्ब क्वालिफाई करने का काम किसको कर सकता है? किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को, या फिर किसी भी एडवर्ब को। ठीक है भाई, और ड्यू टू के साथ जुड़ा हुआ ये जो भी है हमारे सामने नाउन या प्रोनाउन, ये सारा का सारा मिलकर एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव होने का मतलब है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा समझाने का काम करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने कहा ही गॉट सक्सेस ब्लैंक हिज डेडिकेशन, तो इसके साथ मैं जो भी चीज जोड़ने का काम करूं, इनफैक्ट ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? सक्सेस को क्वालिफाई कर रहा है। अब सक्सेस अपने आप में एक नाउन है। ठीक है जी, अब ये अगर अपने आप में एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो भी कुछ लिखा जाए एडजेक्टिव होना चाहिए। अब अगर ये एडजेक्टिव की तरीके से काम करेगा, तो इसी की वजह से मैंने क्या चीज को यूज किया? ड्यू टू को यूज किया। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं इसी चीज को ऐसे कहने की कोशिश करूं, ही गॉट सक्सेसफुल, अब आपको ये चीज बताइए कि इसके साथ जो फुल जोड़ा गया है ये एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव होने की वजह से हम यहाँ पर यूज करेंगे ओविंग टू। कहानी खत्म, ये पूरा का पूरा एक एडवर्बियल फ्रेज बन गया। बात समझ में आ रही है? अब मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा ही केम, आगे लिखने की कोशिश की हिज कंसर्न। बताओ क्या फिल करने की कोशिश करोगे? दिमाग लगाओ, छोटी छोटी चीजें क्लियर है। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना, नहीं मिला तो डिक्शनरी में छोड़ दो बेटा। हाँ भाई, हो गया समझ में? क्या चीज? इस केम को क्वालिफाई करने की कोशिश करोगे तो जो भी लिखा होगा वो एडवर्ब की बात होगी। ठीक है ना? अब ये चीज पहले लिखी जाए बाद में लिखी जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ गई? तो ये जो बीच में बाद में पहले लिखने वाले कलाकार थे ना, ये लोग शास्त्रों में निशाचर हैं। ठीक है ना भाई? अब इसकी वजह भी क्या है? इसकी वजह कुछ ऐसे हुई, इस डू को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना आप लोग, इस डू को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, तो ये शब्द अपने आप में नाउन है, और यही शब्द अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है भाई, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, तो ये शब्द किसकी वजह से बना है? ओ, और इसके साथ क्या चीज जुड़ा है? आईएनजी। बात समझ रहे हैं? तो ओ के साथ अगर यहाँ आईएनजी जुड़ने का काम कर रहा है, इसकी वजह से ही ये एक जेरेंट तैयार हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि भैया इस ओ का मतलब क्या समझ में आता है, बताना जरा मुझे, इसका मीनिंग क्या होता है? दूसरा सेंटेंस समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया बेटा तेरे को? मैंने आपसे इसका मीनिंग पूछा है, इसे कह रहा है दूसरा सेंटेंस समझ नहीं आया। बताना बेटा क्या समझ नहीं आया इसमें? हुँ? इस ओ के दो मीनिंग समझने हैं हमें। एक ओ का मतलब होता है पोजेशन होना, ठीक है ना? और एक ओ का मतलब होता है कोई भी इंसान किसी चीज के लिए रिस्पांसिबल होता है, किसी भी चीज के लिए आभारी होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं ही, ठीक है जी, खत्म हो गई बात। ठीक है ना? अब अगर यही चीज मैं कहने की कोशिश करता हूं एक बार फिर से, ही ओज टू हाउसेस, खत्म होगी बात। तो यहां पर इनफैक्ट ये वर्ब की पैदाइश है, इस वर्ब की वजह से ही आईएनजी जो भी हमने जोड़ा नाउन प्रोनाउन के साथ, तब ये एडवर्ब बनता है। ठीक है जी, क्लियर है? अबे तू बेवकूफ इंसान है क्या? तुझे इतना नहीं समझ में आ रहा कि ये आपके सामने लिखी हुई एक लिंकिंग वर्ब है?
अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद ये सक्सेस लिखा हुआ नाउन है, ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लिखी है तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी होता है। किसी भी नाउन के साथ आप एफयूएल जोड़ लो तो एडजेक्टिव बन जाता है। ब्यूटी अपने आप में एक नाउन है, आपने इसी ब्यूटी के साथ जोड़ने का काम कर दिया, एफयूएल, ये बन गया एडजेक्टिव। इतना तो दिमाग लगा सकते हो यार, इतना तो दिमाग लगा सकते हो आप, तैयारी कर रहे हो मीन्स की यार। और यहाँ तो मैंने लिखा भी है कि इस सक्सेस के साथ ये एफयूएल, ये नीचे अंडरलाइन किया है आपके सामने, तब लिखा एडजेक्टिव। बेटा ध्यान से सुनिया करो, नहीं तो फिर तुम्हारे को मैं यहीं से ना श्राप दे दूंगा, ध्यान रखना। मूर्खों की फौज बिना बात करेगी मौज, ये कोई तरीका हुआ भाई? रीजन समझ में आ गया सारी सारी कहानी का है? रीजन क्लियर हो गया बेटा सारी सारी बातचीत का? समझ आ गया भाई? क्लास में पढ़ाते वक्त ना एक बार अपनी आंखें अच्छी तरीके से खोल के समझा करो बेटा, ठीक है ना? वरना ये बदतमीजी लगती है कि भाई मेहनत भी कर रहे हैं और लग रहा है कि ये नहीं समझ आया वो नहीं समझ में आया। ये तो तब वाले जब लिखते लिखते अंडरलाइन करना, ये चीज मैं ड्राइंग इसलिए थोड़ी करता हूँ, मुझे लाइन मारना अच्छा लगता है। हमने कभी लाइन नहीं मारी है बेटा, ठीक है ना? तो भाई अब इस लिखे हुए आधार पर ही अगर हम कहानी को समझने की कोशिश करते हैं अब इसी तरीके से अगर हम कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पे जो लाइन मार लेता हूँ इसको ध्यान से देख लिया करो, कल को आप लोगों को भी लाइन मारने में मदद मिल जाएगी, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्वेश्चन ध्यान से देखो, अब मुझे ध्यान से सोचकर बताओ ओइंग टू ठीक है या नहीं है? हाँ भाई समझ आ गया? यार ये तो मूर्ख इंसान है भाई, ये कह रहा है लिंकिंग वर्ब का बाद एडजेक्टिव आया ना, वो मुझे समझ नहीं आया सर। वेद तो एक काम कर वेद आज तो एक काम कर, तेरे को सोल्यूशन बताऊं? अरे यार कतई दिमाग से मूर्ख इंसान है। लिंकिंग वर्ब की इतनी डिटेल में कहानी समझी है, जब भी आप लोगों को बताया गया है सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब आता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। मैंने सेंटेंस लिखा ही इज अ टीचर, नाउन आ गया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, इसी को हटाकर मैं लिख सकता हूँ ही इज हैप्पी, खत्म बात, कॉमन सेंस की बात है। ये भी ना समझ में आया, ये भी ना समझ में आया, कौन सा नशा कर रखा है भाई वेद तूने? मेंस का पेपर देने जा रहा है, मेरा मजाक उड़ाने जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर ओविंग टू द क्लोज एफिनिटी ऑफ द आर्किटेक्ट एंड बिल्डर द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड अहेड ऑफ इट्स शेड्यूल। इस लिखे सेंटेंस में कंप्लीटेड को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना? इस कंप्लीटेड को क्वालिफाई करने की वजह से ही हम लोगों ने यहाँ ओविंग टू का यूज किया है। एक सेंटेंस लिखता हूँ, क्या लिख रहा था मैं? इन दोनों सेंटेंसेस में बताना कहां ड्यू टू और ओविंग टू फिल करने की कोशिश करोगे। एक तो ये सोनाली मेरे से सच में बहुत बुरा सुनेगी, ही केम ओविंग टू हिज कंसर्न, में सर ड्यू टू लग रहा है सर। बेटा ड्यू टू लगा ले तू, तो ड्यू टू लगा ले। तनी दिमाग कहां छोड़ के बैठे हो यार तुम? कभी इसको कोई मीनिंग पूछना होता है सर इसका बताना क्या मीनिंग होता है, तो यार डिक्शनरी पढ़ने आई है क्या मेरे से? मैं समझा के आगे बढ़ता हूं, नहीं समझ में वीडियो को दोबारा से देख ले बेटा। पूरा का पूरा लेक्चर इसी चीज में लगा रखूं कि भैया ये समझ नहीं आ रहा, फिर से समझो फिर से समझो। दो सेंटेंस लिखे दिमाग लगा के देख लो भाई। तब हमें ये देखना पड़ता है इस तरीके के लिखे सेंटेंस में कि आप किस चीज का रीजन बताने का काम कर रहे हो। अगर इस सारी की सारी बातचीत का रीजन हम देखना चाहें तो रीजन किस चीज का है? कार का, बेचने का, ही का, किस चीज का रीजन है? यहाँ जो भी हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ रीजन कार का, बेचने का या ही का। दिमाग लगाना सीखो, दिमाग लगाना नहीं सीखोगे तो बैठे रहो। सर वो कोई और सलोनी है, मुझे नहीं पता भाई सलोनी है या सलोना है, सनोली है सोनाली है, पता नहीं भाई, तुम्हारी ई की मात्रा गड़बड़ हो जाती है। पहले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो पुअर माइलेज किसकी है, बेचने की या कार की? इतना तो दिमाग लगा सकते हो यार। पुअर माइलेज किसकी है, बेचने की है कार की है? पुअर माइलेज किसकी है, कार की है, लगाओ ड्यू टू, दिमाग खत्म। आगे देखो ही सोल्ड हिज कार, अर्निंग प्रॉफिट कार से है या फिर बेचने से है? बेचने से है, लगाओ भाई ओविंग टू, बात ही खत्म। कितनी देर में दिक्कत हुई भाई? कोई दिक्कत ही नहीं है। और समझने वाले जिनको नहीं समझना वो बैठ के लगेंगे सर मुझे तो यहाँ ही की जगह शी लग रहा है, सर कार की जगह ना एक काम करो ढाबा लिखो मजा आएगा। ये बदतमीजी वाली बात करने पे सर वो लग रहा है, तुम लगा लो यार, पेपर वाला अपने आप तुम्हारा लगाना उतारना अपने आप समझा देगा। क्वेश्चन 33 के आंसर पर आ जाओ। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 पर काम करेंगे। चलो खैर एफिनिटी का मतलब क्या होता है भाई? एफिनिटी का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, ठीक है? एफिनिटी का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, और एफिनिटी के अगर एक और मीनिंग को हम समझने का काम करें तो एफिनिटी का मतलब होता है दो चीजें जब एक जैसी हो, ठीक है ना? यहाँ पर होना चाहिए कोऑपरेशन, ठीक है ना? इतनी गहराई से कोई ना समझाता, सीधा लिख देते हैं कि सेंटेंस के अंदर ड्यू टू का यूज नहीं होगा, ओविंग टू का यूज होगा। सारी उम्र ढूंढे जाओ क्या रीजन है, सारी उम्र लगे रहो दिमाग लगाने में। ओविंग टू बस ओविंग टू बच्चा रट लेता है पूरी तरीके से, गधे तरीके से रट लेता है। ओविंग टू सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो अकल ही नहीं लड़ा रहा है क्या है क्या नहीं है, कुछ भी लगाए जाओ। ध्यान से नहीं सुनता ना वो बच्चा बर्बाद है। आप तो मेंस के स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ तो डबल अटेंशन आपको चाहिए। या तो प्री प्लस मेंस वाले बच्चे बहुत बुरी तरीके से डांट उनको पड़ती है, जो कहते हैं ना कि सर गुस्से में रहते हैं। मुझे गुस्से की वजह क्या है? यही तो मैं कल एक बैच में पढ़ा रहा था दोस्तों शाम को एक बैच में मैं पढ़ा रहा था, नरेशंस में करा रहा था उस प्री प्लस मेंस वाले बैच में। और जब मैं करा रहा था तो मैंने क्वेश्चन लिखा, एक जनरल सा क्वेश्चन लिखा सिर्फ कहानी को शुरू करने के लिए। तुरंत एक लड़के ने उसका आंसर लिख डाला। मैंने उसको समझाया, मैं बेटा चीजों को समझ लेना। ये निशा नाम की बेवकूफ इंसान कहती है रिजेम्बलेंस का मतलब क्या होता है। यार एक आधा तो इंसान आता है इस बैच में इसलिए कि उसको खूब बेइज्जत किया जाए, खूब जलील किया जाए, तब उसके दिमाग में आता है। रिजेम्बलेंस का मतलब नहीं पता तुम्हें? ये तो वोकैब स्पेशल में भी बताया था, शायद कल भी मैंने आप लोगों से पूछा था।
बेटा अपने पापा को बोल दे कोई लड़का देख ले तेरे लिए, हो रही तेरे से नौकरी ना करी। क्वेश्चन का आंसर देख लो भाई, यहाँ से होगा आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर, ठीक है जी। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से होगा कोऑपरेशन, ठीक है भाई। कोऑपरेशन नहीं, कोलैबोरेशन होना ज्यादा बेहतर है। कोलैबोरेशन का मतलब है जब दो लोग आपस में मिलकर किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई। कोलैबोरेशन कहने का ज्यादा सेंसिबल है। 33 के लिए सी फॉर चाइना होना करेक्ट आंसर हो गया। 34 पर आई लिखा है हमारे सामने क्या चीज भाई, द सर्वेंट वाज डिस्टर्ब्ड एज हर सन वाज नाउ आउट ऑफ साइट ड्यू टू बैड कंपनी, ठीक है ना जी। अब यहाँ इस लिखी हुई बातचीत में फिर से भाई ड्यू टू का सवाल आ गया, पर मैं पूछूंगा नहीं, ठीक है जी। लिखा हुआ आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ ड्यू टू का यूज सही है, दिमाग लगाना थोड़ा सा अगर हो तो आपके पास, ड्यू टू का यूज सही है यहाँ पर 34 के लिए आंसर। आउट ऑफ साइट का मतलब होता है नजरों से ओझल हो जाना, ठीक है ना। नजरों से ओझल हो जाने का सेंस क्या हुआ, नजरों से ओझल हो जाने से बैड कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। आउट ऑफ बाउंड्स, बाउंड का मतलब क्या होता है, मजदूर बनाना, बंधक बनाना। आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच आप लोग अपने फोन के लिए यूज करते हैं जब आपका फोन किसी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना। जब कई बच्चे कंट्रोल से बाहर होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं, कई बच्चे कंट्रोल से बाहर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल ज्यादा बेहतर आंसर है, ठीक है जी। क्लियर है भाई, चलो 35 पर आ जाए। व्हेनेवर आई डाउट, ये व्हेनेवर का यूज मैंने व्हेन की कैटेगरी में बताया था, व्हेन व्हाइल का कुछ डिफरेंस आपको बताया था। व्हेनेवर आई डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक अप माय डिक्शनरी। लुक अप का मीनिंग अभी हमने जस्टिफाई किया था टू सर्च, ठीक है। तो व्हेनेवर आई डाउट, ठीक है। तो अब इसमें सोचकर मुझे बताना 35 के लिए एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है। एक काम करता हूं, आज की कहानी को यहीं रोकता हूं, मिलता हूं आप लोगों से मंडे को। 35 और 36 का बिल्कुल डिटेल रीजन मुझे देने की कोशिश करना, ठीक है ना। दोनों का मुझे बड़ा डिटेल रीजन आप लोगों से चाहिए 35 और 36 के लिए। सॉरी निशा, मैं आपको नहीं कहना चाहता था, लेकिन कभी-कभी गुस्सा आता है, आप मेरे लिए बहुत प्यारे हो। मुझे कभी-कभी गुस्सा आता है कि चीजों को समझने के बाद बार-बार थोड़ी छेड़ा जाता है यार। एक चीज को समझा दिया उसको बार-बार थोड़ी डिस्कस करेंगे। सॉरी, मैं कभी-कभी इधर-उधर निकल जाता हूं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिर बात करने की कोशिश करते हैं 35 और 36 में डिटेल रीजन मुझे आप लोगों से चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वजह ढूंढने की कोशिश करना। 36 के अंदर भी एक कहानी छिपी है, वो बात मैं करना चाहूंगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।